जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू वनलियर्स। आज का हमारा वीडियो ट्राइबल्स इन इंडिया का थर्ड एंड लास्ट लेक्चर है। और सेकंड लेक्चर में हमने देखा था कि ट्राइबल्स का एडमिनिस्ट्रेशन और सेफगार्ड कैसे किया जाता है, और हमने कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स के एथनोलॉजी के बारे में जाना था कि ये कैसे दिखते हैं, कहाँ रहते हैं और अपना भरण पोषण ये कैसे करते हैं। अब इस लेक्चर को हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की तरफ ले चलते हैं और वहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स के बारे में जानेंगे और उनकी बहुत ही डिटेल स्टडी करेंगे। इसमें हम जानेंगे ओंगेज के बारे में, वैसे ही हम जानेंगे सोम्पेन्स के बारे में, सेंटिलीज के बारे में, जरावास के बारे में। उसके बाद से एक सासा कमेटी है जो कि 2013 में पीएमओ के द्वारा बनाई गई थी, खासकर ट्राइबल्स के सामाजिक, आर्थिक, एजुकेशन एवं स्वास्थ्य के हालात में सुधार को पता करने और उसके बारे में क्या जरूरी सुझाव हैं उसके बारे में ये था। उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। लास्टली हम ये देखेंगे ट्राइबल्स के जो लेफ्ट विंग का एक्सट्रीमिज्म है, मतलब कि वामपंथी उग्रवाद, उससे क्या कनेक्शंस है। और उसके बाद से कुछ इंटरनेशनल ट्राइब्स या एथनिक ग्रुप्स जो कि न्यूज़ में रहे हैं उनके बारे में हम जानेंगे, जैसे कि आप जानिए वरोनी, हजारास, माउरीज, उइगुर, रोहिंग्या, अहिकुंतका, बद्दू, मोंग और याओ। लास्टली हम कुछ एक क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अंडमान निकोबार के इंपॉर्टेंट ट्राइब्स के बारे में। शुरुआत करेंगे हम ओंगे से। ओंगेज को आप देखिए कि आप देखते ही इनका चेहरा किस तरह से दिखता है। ये बिल्कुल ही हमारे ब्लैक अफ्रीकन जैसे दिखते हैं, ब्लैक अफ्रीकन जैसे ये दिख रहे हैं। उसके अलावा ये पाए कहाँ पे जाते हैं, ब्लू से इनको दिखाया गया। ब्लू आप देखिए यहाँ पे है, और पहले ये 1800 की है और ये लगभग 2004 का है। तो इस वाले हिस्से के, ये वाला हिस्सा कौन सा है, ये पूरा हमारा अंडमान का हिस्सा है, ये वाला। और ये जो नीचे आप छोटा सा हिस्सा देख रहे हैं, ये जो है ये लिटिल अंडमान कहते हैं। तो ये लिटिल अंडमान में हमारे ओंगेज पाए जाते हैं। चेहरा देखने से ही ये ब्लैक अफ्रीकन दिखते हैं, इसका मतलब कि इनका कनेक्शन जो है वो नेग्रिटोस रेशियल स्टॉक से है। आप फर्स्ट लेक्चर अगर देखें तो वहाँ से आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा। 1940s के पहले ओंगेज जो है लिटिल अंडमान में लगभग अकेले ही रहते थे, बट धीरे धीरे बांग्लादेश के, उसके बाद से इंडिया मैनलैंड के, फिर निकोबार आइलैंड से कई सारे लोग आए, वहाँ पर सेटल हो गए। अब लिटिल अंडमान की जो जनसंख्या है वो लगभग 18,000 के करीब है। उसके बीच में ओंगेज जो है अब धीरे धीरे पिस के रह गए हैं। ये लोग मुख्यतः सेमी नोमैडिक होते हैं और हंटिंग करते हैं या फिर कंदमूल इकट्ठा करके अपना जीवन यापन चलाते हैं। बहुत ही बुरी बात है कि धीरे धीरे इनकी जनसंख्या घटती ही जा रही है। घटती कैसे, मैं आपको बताऊं कि 1901 में 1901 में इनकी जनसंख्या थी 672। वहीं 2011 में इनकी जनसंख्या घट करके 101 हो गई है। अब इसके पीछे क्या रीजन है, मैंने आपको बताया कि 1940s के पहले वहाँ पे अकेले रहते थे, बाद में बाहरी सेटलर्स वहाँ पे जाके रह गए। बाहरी सेटलर्स या बाहरी लोगों के संपर्क में आने की वजह से इनकी खाने की हैबिटें बदली। उसके बाद से इनका इम्यून बदला। जो इनके ट्रेडिशनल हेल्थ केयर सिस्टम थे कि जड़ी बूटी खा लिया उससे ठीक हो गए, वो चीज़ें बदली और उसका इफेक्ट जो है इनके पॉपुलेशन पे बहुत ही ज़्यादा बढ़ा। लगभग 40% इनके जो मैरिड कपल्स हैं वो धीरे धीरे बांझ हो गए, और इसकी वजह है ये पॉपुलेशन का घटना। ओंगे औरतें जो हैं वो 28 साल से पहले प्रेग्नेंट ही नहीं होती हैं, और जो इनकी इन्फेंट और चाइल्ड की मोर्टेलिटी रेट है वो लगभग 40% है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं इनकी जो खुद की जो ट्रेडिशनल हेल्थ केयर है वो फेल हो रही है, और अभी भी गवर्नमेंट की हेल्थ केयर तक ये लगभग आइसोलेट रहने की वजह से नहीं पहुंच पा रहे हैं। खासकर ये जो भाषा बोलते हैं वो भाषा ओंगे ही कही जाती है। इसके अलावा इनके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बात है, 2004 की जो सुनामी आई थी, हर एक जगह पे सुनामी ने बहुत बुरी तरह से तबाही मचाई थी, लेकिन ओंगे चूंकि वहां पे हजारों सालों से रह रहे हैं, इसलिए उनके पुरखों ने हो सकता है सुनामी देखा हो, तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी इस बात को पार करते गए कहानियों में। उन कहानियों में कहा गया था कि जब भी पानी की दीवार देखो और जमीन कांपनी शुरू हो जाए तो वहां से तुम्हें भगना है और पहाड़ियों पे चले जाना है। ठीक इन्होंने 2004 की सुनामी में वैसा ही किया। इनको पहले ही अंदेशा लग गया जैसे ही भूकंप आना शुरू हुए, और उसके बाद से इन्होंने दूर कहीं पानी की दीवार देखी। सारे के सारे 96 थे, सारे के सारे भग के पहाड़ियों पे पहुंच गए और पूरी की पूरी जनसंख्या इनकी उसमें बच गई 2008 में। लेकिन इनके साथ बहुत बुरा हुआ। एक मेथनॉल का कनिस्टर बढ़ते बढ़ते इनके सेटलमेंट के पास पहुंच गया। इन लोगों ने, बेचारों ने उठा करके उसको पी लिया। 8 लोगों की डेथ हो गई ऑन द स्पॉट। 15 लोग
बीमार हो गए उनको गवर्नमेंट की एजेंसीज के पास पहुंचाया गया, धीरे धीरे जाके ठीक हुए। और ये बहुत बड़ा इनके मतलब पॉपुलेशन पे बहुत बड़ा खतरा था। अगर ये 15-8 मर जाते तो सोचिए कि इनमें अधिकतर मेल ही होते जिन्होंने कंज्यूम किया था, और भी इनकी पॉपुलेशन बिल्कुल ही लगभग एक्सटिंक्ट हो जाती। तो ओंगेज हैं ये। नेक्स्ट जो हम जानेंगे वो हम जानेंगे शोम्पेन्स के बारे में। शोम्पेन्स के बारे में खास बात जो है वो ये जानिए कि शोम्पेन जो है ग्रेटर निकोबार में पाए जाते हैं। अब ग्रेटर निकोबार क्या है, ये पूरा जो है ये हमारा अंडमान निकोबार है। अब अंडमान को निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल ये निकोबार वाला हिस्सा हो गया। ये वाला जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं ग्रेटर निकोबार। ग्रेटर निकोबार में जो वेस्टर्न साइड में जो शोम्पेन रहते हैं उनको हम कहते हैं कलय, KALAY, और जो ईस्टर्न साइड में रहते हैं उसको हम कहते हैं केएट। अब इनकी रेशियल स्टॉक, आप इनका चेहरा देखिए, ये अफ्रीकन जैसे नहीं दिखते हैं। जब नहीं दिखते हैं तो इसके बारे में फिर ये किसकी तरह से दिखते हैं, इनके रेशियल स्टॉक्स के बारे में ज़्यादा जानकारी गवर्नमेंट के पास भी अवेलेबल नहीं है। ये लोग खासकर शिकार करते हैं, फल फूल इकट्ठा करते हैं और उससे अपना जीवन यापन करते हैं। शिकार में ये लगभग जंगली सूअर, पक्षी, छोटे जानवर आदि मार मार कर ये खा लेते हैं। तीरों के लिए तरकस नहीं रखते हैं और उनको हाथ में ही रखते हैं। निचले इलाकों में रहने वाले जो शोम्पेन से अपनी झोपड़ियां लकड़ियों पर बनाते हैं और दीवार भी लकड़ियों के फ्रेम पर बुनकर बनाई जाती है, और छत जो है वो ताड़ के पीछे वाले जो हिस्से होते हैं ताड़ के पत्तों के, उससे ये अपना छत बना लेते हैं। अब एक शोम्पेन जो पुरुष होता है वो अपने साथ क्या क्या रखता है, देखिए तीर होती है, धनुष होता है, एक भाला होता है, और कमर में बेल्ट बांध के मतलब कपड़े का एक हैचेट दाव सा होता है, एक चाकू होती है, और आग जलाने के लिए एक छोटी सी ड्रिल होती है जिसको कि लकड़ी पे रगड़ करके उससे आग जलाई जाती है। शोम्पेन्स जो लोग होते हैं वो मैंने आपको बताया कि छोटे जानवरों का शिकार उकार करके, पिग्स को मार करके और खाने को इकट्ठा करके वो खाते हैं। इनकी जो लैंग्वेज है वो एस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज है। अब एस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज जो है वो लगभग आप पाइए कि साउथ एशिया और ईस्ट एशिया और पैसिफिक आइलैंड्स में बोले जाने वाली जो प्रिमिटिव भाषाएं हैं उनसे लगभग मिलती है। 2001 में इनकी जनसंख्या थी 300, वहीं 2011 में यह जनसंख्या घट करके हो गई है 63। तो आप देखिए कि कितना ज़्यादा घटत है, मतलब कि ये भी धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पर हैं। उसके बाद हम चलेंगे एक ऐसी जनजाति के बारे में हम जानेंगे जिनको कि हम कहते हैं सेंटिलीज, और ये जो सेंटिलीज हैं सबसे ज़्यादा खतरनाक है। अब ये पाए कहाँ पे जाते हैं, आप देखिए सेंटिलीज को यहाँ पे दिखाया गया है किस कलर से, रेड कलर से, और ये जो है आप रेड कलर देख रहे हैं इसको हम कहते हैं नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, और ये अंडमान का हिस्सा है। इनके चेहरे को देखिए, ज़्यादातर ब्लैक अफ्रीकन्स की तरह दिखते हैं, सिर्फ एक ही अंतर है कि इनके बाल जो हैं वो घुंघराले नहीं है, बाल लगभग खड़े हैं। इनको वहाँ पे बौना इंसान कहा जाता है क्योंकि इनकी ऊंचाई जो है 5 फुट 3 इंच से ज़्यादा नहीं होती, 160 मैक्सिमम। ये कभी भी बाहरी दुनिया से संपर्क में नहीं रखते हैं, और इनके आइलैंड के पास अगर कोई गलती से भी फटक जाए तो उसे तुरंत ही जान से मार देते हैं। इसकी वजह से इनको कहा जाता है कि वर्ल्ड के लास्ट कॉन्टैक्टेड लोगों में से एक है। सेंटिनल जो होते हैं वो शिकारी होते हैं। इनके तीर दूसरे ट्राइब से बड़े होते हैं। ज़्यादातर ये तीर धनुष से शिकार करते हैं और ज़्यादातर केकड़े या घोंगे जैसे सी फूड खाते हैं। इन्हें कभी भी खेती करते नहीं देखा गया है क्योंकि इनके पास इनकी जगहों पे कोई जाता ही नहीं है सेंटिनल आइलैंड पे। यह भी श्योर नहीं कि ये आग जलाना जानते हैं या नहीं, बट रोस्टेड घोंगों के सेल्स जो कि एरियल सर्वे से देखने में इनके सेटलमेंट के पास दिखे हैं, उससे पता चलता है कि हो सकता है कि ये जब रोस्ट करके खाते हैं इसका मतलब कि आग जलाना जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये जो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर 60,000 सालों से हैं और शायद अभी भी स्टोन एज के ही टाइम में ये फंसे हुए हैं। इनकी जनसंख्या, बट एक खास बात है कि इनको बनाने आती है कैनोय, एक छोटी सी बोट। इनकी जनसंख्या जो है कभी भी सर्वे नहीं हो पाई है, बट एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक 2016 की एक हैंडबुक है जिसमें कहा गया कि ये हो सकता है कि 100 से लेकर के 150 के बीच में है। ये कौन सी भाषा बोलते हैं इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। लास्टली हम जानेंगे जारावास के बारे में। चेहरा देखिए, बिल्कुल ही ये ब्लैक अफ्रीकन जैसे दिखते हैं। हम तुरंत ही बताएंगे कि ये नेग्रिटोस रेस के हैं। पाए कहाँ पे जाते हैं, मिडिल और साउथ अंडमान वाले हिस्सों में ये लोग पाए जाते हैं। बिल्कुल अफ्रीकन की तरह दिखते हैं। इन्होंने बाहरी लोगों से मिलना जुलना अब बहुत ही कम कर दिया है क्योंकि इन्हें गलत
माना जाता है कि इनके कल्चर गलत हैं। क्यों गलत हैं? एक कल्चर मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर किसी विधवा जरावा महिला को बच्चा पैदा हो गया या किसी भी जरावा महिला को थोड़ा गोरा बच्चा पैदा हो गया तो बच्चे को तुरंत ही जान से मार दिया जाता है। इससे बिल्कुल ही जैसे हमारे आपके यहाँ पे कुछ एक घटनाएं आती हैं कभी कभी न्यूज़ में कि ऑनर किलिंग हो गई, उसी तरीके से आप समझ सकते हैं। अब क्योंकि बाहरी लोगों से इंटरेक्शन की वजह से इनमें शराब गांजा आदि की लत इनको पड़ गई है और ये बाहरी लोग सिक्के के या खाने के लालच में जरावा महिलाओं का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, सेक्सुअल अब्यूज़ करते हैं। अब 1970 के दशक में ग्रेट अंडमान ट्रंक रोड की वजह से जरावा लोगों का संपर्क बाहरी लोगों से काफ़ी बढ़ गया, जिसकी वजह से बाहरी दुनिया की बीमारियां जैसे मीजल्स के होने से काफ़ी जरावा मारे गए। अब ग्रेटर अंडमान ट्रंक रोड का यूज टूरिस्ट को जरावा ह्यूमन सफारी दिखाने के लिए किया जाने लगा, अभी भी होता है और बहुत ही इनह्यूमन है। जैसे ये टाइगर सफारी देखने जाते हैं या फिर एलिफेंट सफारी देखने जाते हैं, वैसे ही इनको जानवरों की तरह सोच करके वहाँ पे टूरिस्ट को ले जाया जाता है, जहाँ पे धीरे धीरे इनमें बेगिंग की, खाने के लालच में उनके पास जाते हैं, पैसे मांगते हैं। तो ये सारी चीज़ें इनमें बुरी आदतें धीरे धीरे आ रही हैं, जो कि बाहरी लोगों की कांटेक्ट की वजह से ही हो रहा है। अब खास है कि इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 21 जनवरी 2013 को सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच में, जिसमें कि हमारे जस्टिस GS सिंघवी थे और HL गोखले थे, उन्होंने एक अंतरिम ऑर्डर पास किया और जरावा एरिया के पास होकर जाने वाली ट्रंक रोड को टूरिस्ट के लिए बैन कर दिया। लेकिन जो आसपास के सेटलर्स थे उन्होंने पिटीशन दिया कि अंडमान ट्रंक रोड जो है वो 350 विलेजेस को जोड़ती है, इसलिए इसको खोल दिया जाए। इसलिए 5 मार्च, आप देखिए 5 मार्च 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने इंटरिम ऑर्डर को उलटते हुए अंडमान ट्रंक रोड को फिर से खोल दिया, लेकिन बड़े कॉन्वॉय सिर्फ दिन में 4 बार ही जा सकते हैं। अब जरावा लोग क्या क्या करते हैं, ये लोग हंटिंग करते हैं और तीर धनुष रखते हैं। अपने शिकार के लिए कुत्तों की भी सहायता ये लेते हैं। इसके अलावा ये मछली का भी शिकार करते हैं, तीर धनुष से मछली मारते हैं। वहीं औरतें बास्केट का यूज़ करती हैं मछली मारने के लिए। ये लोग क्या करते हैं, शहद, फल, मूल, ये सारी चीज़ें इकट्ठा करते हैं और खाते हैं। जरावा अपना खाना उबाल कर, बॉईल करके, आप देखिए बॉईल कर लेते हैं या फिर पकाकर या फिर भूनकर या फिर कभी कभी मतलब रॉ भी खा लेते हैं, कच्चा भी खा लेते हैं। ये भाषा कौन सी बोलते हैं, इनकी भाषा को हम कहते हैं जरावा भाषा ही बोलते हैं। 2011 की जो ये जनगणना हुई उसमें इनकी जनसंख्या थी 380। अगर सरकार ने इनको बचाने का कोई कदम नहीं उठाया तो इनका भी हाल सोमपेन की ही तरह हो जाएगा। तो अभी तक अंडमान निकोबार की जो 6 इंडिजिनस ट्राइब्स हैं उनके बारे में जाना गया। अब ये जो 6 इंडिजिनस ट्राइब कौन कौन सी हैं, ओंगे, सोम्पेन्स, सेंटिनलीज, जरावास, अंडमानीज और निकोबारीज, इनमें से हमने 4 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ओंगे, सोम्पेन्स, सेंटिनलीज और जरावा के बारे में जाना। अब हम जानेंगे कि 2013 में एक PMO ऑफिस द्वारा साक्सा कमेटी बनी थी, उसके बारे में। यह एक बहुत ही हाई लेवल कमेटी थी जिसके चेयरमैन थे प्रोफेसर वर्जीनियस साक्सा। अब इस कमेटी को ट्राइबल्स के सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, हेल्थ और एजुकेशन की स्थिति को जानने के लिए बनाया गया था। इस कमेटी में 2014 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और इसमें साक्सा कमेटी ने 5 बहुत ही क्रिटिकल इश्यूज पर एनालिसिस किया था। अब मैं आपको बताता हूँ ये 5 क्रिटिकल इश्यूज कौन थे। पहला जो है वो है लिवलीहुड एंड एम्प्लॉयमेंट, दूसरा है एजुकेशन, तीसरा है हेल्थ, चौथा है इनवॉलंटरी डिस्प्लेसमेंट और माइग्रेशन। इसका मतलब ये हुआ कि न चाहते हुए भी ट्राइबल्स को एक जगह से दूसरी जगह पर पूरे मास में हटाया जाना। और पांचवा है लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, मतलब कि इनको लीगल और कॉन्स्टिट्यूशन के सेफगार्ड्स के बेनिफिशियरी कैसे बनाएं और इनको मैक्सिमम से मैक्सिमम फ़ायदा कैसे हो। तो जो शुरू के 3 हैं, खास करके आपके जो लिवलीहुड एंड एम्प्लॉयमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, रोटी और रोजगार की, वैसे ही एजुकेशन और हेल्थ की, शिक्षा और स्वास्थ्य की। तो आज़ादी के बाद जो भी सरकार आई है उसने पूरा ध्यान इस पे दिया है, नो डाउट। सभी संस्थान और सभी संसाधन इन ट्राइबल्स के लिए सुरक्षित किए गए हैं और पूरी कोशिश की जा रही है कि इनके आंतरिक मामलों में कोई भी छेड़छाड़ न हो और इन्हें अपने परिवार के भरण पोषण के लिए इन्हीं के क्षेत्रों एवं प्रशासनिक कार्यों में इन्हें रोजगार के अवसर दिए जाएं। उसके अलावा अगर ये ट्रेड करते हैं तो उसको
सपोर्ट किया जाए, इनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी दी जाए, इनके एक्सप्लॉयटेशन को रोका जाए, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इन्हें उचित शिक्षा दी जाए ताकि धीरे धीरे ये अपने परिवार की गरीबी को चक्र से छुड़ा सकें, और इन्हें बाहरी दुनिया के बीमारियों से लड़ने के लिए उचित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाए। गवर्नमेंट के इन सभी प्रयासों, जैसे कि आप जानते हैं कि ट्राइबल सब प्लान जो कि पिछले लेक्चर्स में हमने जाना था, के बाद भी अभी तक ये सारी चीज़ें इन तक बहुत ही गैप में पहुंच पा रही हैं और बहुत ही कम पहुंच पा रही हैं। अब इस गैप को, इस अंतर को भरा जाना चाहिए। अब ये सारी बातें हमारे पूरे गवर्नमेंट के सिस्टम पर क्वेश्चन मार्क लगाती हैं। मैं आपको बताऊं कि साक्सा कमेटी के विकास के वजहों से या अन्य किसी और वजह से, अगर साक्सा कमेटी ने कहा है कि अगर ट्राइबल्स का सामूहिक मतलब मैसिव डिस्प्लेसमेंट होता है तो ये बहुत ही खतरनाक है। जैसे कि पूरे सेंटर में और पूरे कंट्री में, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी फैसिलिटीज़ हैं और जो भी डेवलपमेंट का एक स्प्री चल रहा है। अब इस स्प्री में क्या क्या हो रहा है, ट्राइबल एरियाज़ में भी आप जानिए कि वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बन रही हैं, उसके अलावा वहाँ पे माइनिंग के काम शुरू हो रहे हैं, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे कि रोड, रेलवेज, ताकि इन्हीं के फैसिलिटीज़ इनको पहुँचाई जा रही है ताकि ये सारी चीज़ें कि ये बेनिफिशियरी हो सकें। वहाँ पे डैम बन रहे हैं ताकि वहाँ पे अगर ऐसा संसाधन है जहाँ पे पानी को रिजर्वायर बना के हम रोक सकें। अब इस डैम बनने से क्या होगा, वहाँ पे इरिगेशन किया जा सकता है या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को पैदा किया जा सकता है और वहाँ पे इनको रोजगार मिल सकता है। वहाँ पे शहरीकरण की भी पूरी कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से ट्राइबल्स का जो लोकल रोजी रोटी है वो छिन जाती है। क्यों छिन जाती है? अगर वहाँ पे जहाँ पे ये रह रहे हैं, अगर वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट बन गया तो उन जगहों से तो इनको हटा दिया जाएगा और उन्हें पूरे समूह के साथ एक जगह से दूसरे जगह पर डिस्प्लेस या शिफ्ट कर दिया जाता है। तो आप जानिए कि ये बहुत बड़ा इशू है जो कि इनके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो रहा है। अब पांचवा इशू ये है कि इनके यहाँ चुनाव प्रक्रिया का और ट्राइबल राइट्स का, जो मैंने आपको बताया था लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स का। अब इस विषय में आप जानिए कि 1996 के प्रोविजन ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट, मैं बात कर रहा हूं पीसा एक्ट 1996 की पंचायत होनी चाहिए। शेड्यूल्ड एरियाज में भी, जो भी शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स की पॉपुलेशन, वहाँ पे पंचायत होने चाहिए। इनकी अपनी ग्राम सभाएं होनी चाहिए और इनको सपोर्ट करनी चाहिए, उनमें इन्हीं का एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये पीसा एक्ट बताता है, हमने पिछले वीडियोस में इसके बारे में जाना था। उसके अलावा 2006 के फॉरेस्ट राइट एक्ट, जो कि ट्राइबल्स के लिए बहुत ही अच्छा कदम है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे हैं, लेकिन इनका रियल ग्राउंड पर फायदा होना अभी बहुत ही स्लो है और इसके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए। उसके अलावा कुछ अन्य विषयों पर भी साक्सा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें कि खासकर है कि लैंड एक्विजिशन ये बहुत बड़ा मामला है कि जब कोई भी कंपनी इंडस्ट्री बनाने के लिए, माइनिंग करने के लिए या फिर वहाँ से रोड, रेलवे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये सब चीज़ें बनाने के लिए इनके लैंड को ले लिया जाता है। दूसरा मामला है एक फूड सिक्योरिटी का। हम जानते हैं कि फूड सिक्योरिटी एक काफ़ी बड़ी बात है और ख़ासकर इसके बेनिफिशियरी ट्राइबल्स को भी रखा गया है, लेकिन ये चीज़ें इन तक पहुँचे कितने और कितनी मात्रा में पहुँचे, अगर इनको कम दिया जाता है तब भी इनको नहीं पता चलेगा। तो ये सारी चीज़ें जरूरी है वहाँ पे, और उसके लिए एजुकेशन होना इनके बीच बहुत ही ज़रूरी है कि इतना तुम्हारे लिए आ रहा है। उसके अलावा अगर ये कुछ करते हैं तो इनके डिटेंशन और इनके जेल का क्या प्रोविज़न है। पीबीटी चीज़ हमने जाना था, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स और डी नोटिफाइड ट्राइब्स को भी हाईलाइट किया गया है साक्सा कमेटी में। तो ये था पूरा साक्सा कमेटी का रिपोर्ट। अब अगर ट्राइबल्स की बात हो और वामपंथी उग्रवाद यानी कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म छूट जाए तो यह बहुत ही अधूरा रह जाता है। अगर आप इंडिया का मैप देखें तो एक पूरा रेड कॉरिडोर आपको यहाँ पे दिखता है जहाँ पर नक्सलिज्म है। आप देखिए कि कैसे ये गरीब लोग, ये गरीब ट्राइबल्स, औरतें, बच्चे, इन नक्सलाइट इलीट्स जिनकी खुद की फैमिली तो वेल सेटल्ड होती है कि बहकावे में आकर हथियार उठा लेते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से, और हमारी ही सरकार के खिलाफ, हमारे सिस्टम के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि खासकर जो रेड कॉरिडोर वाला एरिया देख रहे हैं ये किन किन जगहों पे है। थोड़ा सा आंध्रा वाला हिस्सा हो गया, आंध्रा तेलंगाना, उसके बाद से आपका जो ये उड़ीसा वेस्ट बंगाल वाला ये हिस्सा है, थोड़ा सा बिहार, मध्य प्रदेश, ये वाला भी हिस्सा है कुछ, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। मतलब कि मैं बताऊं कि अभी तक इंडिया के टोटल 9
स्टेट्स में नक्सलिज्म है और ये बुरी तरह से प्रभावित है। इसमें से 6 स्टेट्स तो ऐसे हैं जहां पे शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज हैं। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब मैं बहुत पर्टिकुलर होकर आपको बताऊं तो 83 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि लेफ्ट विंग से अफेक्टेड हैं, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से अफेक्टेड हैं, जिसमें से 42 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो ट्राइबल पॉपुलेशन वाले शेड्यूल्ड एरियाज हैं। अब चाहे वो झारखंड के अंदर हो या एमपी के अंदर हो या फिर छत्तीसगढ़ के अंदर हो या उड़ीसा या बिहार की मैं बात करूं या फिर आंध्र प्रदेश की बात करूं या फिर तेलंगाना या इस टाइप के जो भी शेड्यूल्ड एरियाज हैं उनकी बात करूं मैं, तो वहां पे जो है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म बुरी तरीके से यह साफ दिखता है कि इन शेड्यूल्ड एरियाज में इनका होना क्या दिखाता है, ये नक्सलिज्म क्यों है। सबसे पहला तो ये कुछ नक्सलाइट इलीट्स या हमारे कुछ पड़ोसी मुल्कों से आए हुए पैसे की वजह से हमारे देश को अस्थिर करने के लिए चलाया जाता है, लेकिन इन एरियो में इनका होना यह दर्शाता है कि ये अपने पांव इसलिए पसार रहा है क्योंकि सबसे पहली बात है कि यहां पे है हंगर, दूसरा है एजुकेशन की कमी, तीसरा है स्वास्थ्य सुविधाओं हेल्थ वगैरह का न होना, एम्प्लॉयमेंट इनका न होना और इन ट्राइबल्स का बहकाया जाना, ट्रेडर्स या साहूकारों के द्वारा इनका शोषण, वहीं एक सफल प्रशासन का न होना, ये सारी चीजें हमारे सिस्टम के गवर्नमेंट के फेलियर को दिखाती हैं। अब इसके अलावा सामूहिक रूप से इन ट्राइबल्स को हटा देना किसी इंडस्ट्री या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए, जैसा कि हमने पीछे सासा कमेटी के बारे में जाना था कि वो ये भी कहती है कि जब भी कोई डेवलपमेंट वर्क कंट्री के फेवर में या इन एरियाज के फेवर में होता है, इन एरियाज के थ्रू होता है, तो वहां पे बहुत ही मैसिव संख्या में इनको हटाया जाता है। ये सारी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 5th शेड्यूल में जो ट्राइबल के एडमिनिस्ट्रेशन और सेफ गार्ड के लिए दिया गया है, इन सब के होने के बावजूद होती हैं। इसके अलावा हमारे पास पीसा एक्ट है 1996 का, इसके अलावा हमारे पास फॉरेस्ट राइट एक्ट FRA है 2006 का। ये सभी बहुत हद तक इन ट्राइबल्स को नक्सलाइट के चंगुल में आने से, इनके फुसलाए जाने में लगभग अभी तक फेल हैं। अब इसको आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताऊं कि सरकार इन्हें 3 नजरियों से देखती है। सबसे पहला नजरिया है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, नेशनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम है और वहां पे आप मिलिट्री लगाइए, डंडा मारिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह नजरिया जो है हमारे ट्राइबल्स और देश के बीच के गैप को और भी ज्यादा बढ़ा देता है और माओवादियों को इससे बल मिलता है, नक्सलिज्म और फैलता है। तो ये तरीका लगभग फेल है। दूसरा तरीका है कि रेड जोन वाले इलाकों में डेवलपमेंट कम है और वहां पे डेवलपमेंट को बढ़ा देना चाहिए। ऑफ कोर्स डेवलपमेंट वहां पे कम है, लेकिन डेवलपमेंट के बढ़ा देने से जो दूसरी चीजें होंगी हमने जाना, वो भी एक रीजन है इस नक्सलिज्म का कि कैसे मैसिव इनको डिस्प्लेस किया जाता है और उसके बाद से ये हथियार उठा लेते हैं। इनके रोजगार की कमी, जो भी लोकली उनको रोजगार मिलता है वो सारी चीजें इनकी हट जाती हैं। तो एक जगह से अगर आप उनको हटाते हैं और दूसरी जगह पे उनको चीजें सिक्योर करके नहीं देते हैं तो ये सभी फेल साबित हो जाती हैं और वो गवर्नमेंट और सिस्टम के खिलाफ इन नक्सलाइट के बहकाव में आकर के हथियार उठा लेते हैं। तो ये तरीका भी लगभग फेल है। पार्शियली आप इसको कह सकते हैं कि ये सही है। तीसरा तरीका जो गवर्नमेंट अपनाती है वो ये है कि आप कॉम्बिनेशन कीजिए पहले और दूसरे तरीके का, फर्स्ट एंड सेकंड को मिलाकर के आप यहाँ पे 3 बना दीजिए। इसका नजरिया क्या है? सेना को लगाइए, जबरदस्ती डेवलपमेंट कराइए, इनको शिक्षा दीजिए, इनको रोजगार दीजिए और इनको पूरा इनको सस्टेन करने के लिए ऐसी जगह दीजिए जहां पे अच्छे से काम कर सकें। शायद ये कुछ हद तक हमारा काम करेगा। लेकिन इसके अलावा मैं चौथा रास्ता आपको बताता हूं। चौथा रास्ता है कि सरकार को अपना चश्मा चेंज करना चाहिए और देखना चाहिए कि जो भी चीजें, चाहे वो गवर्नमेंट की हो या कॉर्पोरेशन की हो, जो भी सुविधाएं इन ट्राइबल्स के लिए भ्रष्टता के कारण उन तक नहीं पहुंच पा रही हैं, तो क्यों नहीं पहुंच पा रही हैं? सबसे पहले गवर्नमेंट को अपने भ्रष्ट सिस्टम को सुधारकर इन ट्राइबल को विश्वास जीतना होगा। यह सबसे पहले जरूरी है, इनका ट्रस्ट जीतना और अपने ही सिस्टम को सही करना कि इतने सारे हमने ट्राइबल सब प्लान लगा दिए हैं, इनके लिए फूड सिक्योरिटी कर दी है, फॉरेस्ट राइट एक्ट लगा दिया है, सारी चीजें इनके तक पहुंच भी पा रही हैं कि नहीं, या बीच में लीक हो जा रही है, सारे पैसे दूसरे जगह पे शिफॉन्ड ऑफ हो जा रहे हैं।
तो गवर्नमेंट को सबसे पहले अपने सिस्टम को सही करना पड़ेगा, उसके बाद ट्राइबल का विश्वास जीतना होगा। जितना भी उनका नुकसान अभी तक हुआ है उसकी भरपाई होनी चाहिए और इनके लिए एक जस्टिस इंश्योर करना चाहिए, न्याय की व्यवस्था हो, तभी जाकर के नक्सलिज्म तुरंत ही खत्म हो जाएगा। तो ये था अभी तक का सभी, हमने जाना लैंड ट्राइब्स क्या थे और ट्राइबल्स के एडमिनिस्ट्रेशन सेफगार्ड क्या थे, हमने रेशियल स्टॉक्स के बारे में जाना था, उसके बाद से हमने जाना कि हमारे ट्राइबल्स जो हैं अंडमान निकोबार के वो कौन से थे, हमने साक्सा कमेटी के बारे में जाना था, उसके पहले भी हमने दूसरी कई कमेटियों के बारे में जाना था जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स या दूसरी चीज़ों के लिए थी। तो इस तरह से हमने लास्ट चीज़ को भी हिट कर दिया जो कि इंडिया के बारे में है कि ट्राइबल्स में जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है क्यों होता है, कैसे उसको हम देख सकते हैं और कैसे देखना चाहिए, कैसे उसको सही करना चाहिए। अगर इन सभी चीज़ों को गवर्नमेंट फॉलो करे तो नक्सलिज्म तुरंत ही खत्म हो जाएगा और शायद एक बहुत ही ग्रेजुअल इनमें विकास हो पाएगा। तो यहां तक था हमारे ट्राइबल्स इन इंडिया के बारे में। अब हम जानेंगे कि कुछ ऐसे फॉरेन ट्राइबल्स के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। तो जब हम शुरुआत करते हैं कुछ ऐसे एथनिक ग्रुप्स और ट्राइब्स के बारे में जो कि इंटरनेशनल हैं और न्यूज़ में है, तो सबसे पहला नाम जो आता है वो है वोरानीज़ का। वोरानीज़ जो हैं वो सदर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट के खासकर इक्वेडोर वाले इलाकों में पाए जाते हैं। ये अभी न्यूज़ में इसलिए हैं क्योंकि इनके इलाकों से एक ऑयल एक्सट्रैक्शन चल रहा था जिसके लिए इन्होंने काफ़ी प्रोटेस्ट किया और बाद में लीगल बैटल ये जीत चुके हैं। आप देख रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट कहीं है और जीतने के बाद ये कैसे खुशियाँ मनाते हुए ये नज़र आ रहे हैं। और ये अमेरिकन इंडियंस जो होते थे नेटिव, उन वहाँ के रहने वाले ये लोग थे, मतलब कि अमेरिका के ये पर्टिकुलर वहीं के ओरिजिन और वहाँ के इंडिजिनस लोग थे। ये खासकर स्पेनिश बोलते हैं और कुछ एक जो है वो ट्रियो करके इनकी भाषा होती है, टिरीरो, उसको बोलते हैं। ये एमिनिज्म को मानते हैं। एमिनिज्म क्या होता है कि ये लोग खासकर मानते हैं कि कुछ जगहों पे या वनों में या कुछ जानवरों में या कुछ चीज़ों में आत्माएं ऐसे रहती हैं जो इनका देखभाल करती हैं। ये पूरा संसार जो था ये वन था और ये वन की ही पूजा करते हैं। इनके बारे में और ख़ास बात क्या है कि ये बेसिकली हंटर्स थे, लेकिन अभी धीरे धीरे ये सेटल एग्रीकल्चर में भी आ रहे हैं। और ट्रेडिशनली जो है ये यूज़ जो करते हैं मेन वेपन का, उसको ये कहते हैं कि ये ब्लो गन है। अब ब्लो गन में यूजुअली डार्ट यूज़ होती है या फिर एरो यूज़ होता है और उसके जो तीर होते हैं उसके मुंह पे एक तरह का ये जहर लगा देते हैं और जब उस 3 से 4 मीटर लंबी मेन जो ब्लो गन से जब उसको चलाते हैं और अपने शिकार को मारते हैं तो शिकार के लगने के साथ ही वो शिकार जो है पूरी तरह से पैरालाइज हो जाता है। 1990 में इन्हें खासकर जो वोवर्निक एथनिक रिजर्व है लगभग 6125.60 का इक्वेडोर में, वहाँ इस पूरे एरिया का अधिकार इनको मिल गया था। देखिए 6125.60 का। इसके बाद से हम जानेंगे हजाराज के बारे में। हजाराज जो हैं वो मूलतः अफगानिस्तान के हजारात पर्वतों में पाए जाने वाले लोग थे। इसके अलावा अभी ये यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये अफ़गानिस्तान वाला ही इलाका है। इसके अलावा ये पाकिस्तान में भी पाए जाते हैं, कुछ एक जो है ईरान में भी मिलते हैं। तो इस तरह से बहुत जगहों पे ये पाए जाते हैं। अफ़गानिस्तान में इनकी संख्या लगभग 80 लाख से लेकर के 1 करोड़ के आसपास है। और न्यूज़ में इसलिए क्योंकि अफ़गानिस्तान में इनके साथ बहुत ही नस्ली हिंसा हुई है। कई लोग ये मानते हैं कि 1221 के पहले ये नज़र में नहीं थे, लेकिन बाबर ने अर्ली 16th सेंचुरी में सबसे पहले इनके बारे में लिखा है। अब हजाराओं के बारे में जो खास बात है वो ये जानिए कि ये ज़्यादातर जो हैं ये सिया मुस्लिम हैं, लेकिन जिस भी इलाकों में ये रहते हैं वहाँ के लोगों का कल्चर जो है वो फॉलो करने लगते हैं। मतलब कि इनके कल्चर आपको अफ़गान, तजीक्स या फिर पश्तूनों से मिलते हुए आप पाएंगे। तो धीरे धीरे मतलब ये काफ़ी अडेप्टिव हैं। कुछ एक जो हैं इसमें से सुन्नी को भी मानते हैं। नेक्स्ट जो हम जानेंगे माओरीज के बारे में। माओरीज जो हैं ये खासकर न्यूजीलैंड के लोग हैं और पॉलिनेशिया से ये आ करके और न्यूजीलैंड में बस गए थे। माओरीज जो हैं जो भाषा बोलते हैं वो या तो मौरारी ये कहलाती है
इनकी भाषा कहलाती है मौरारी, और या फिर ये इंग्लिश बोलते हैं। ये मौरी रिलीजन को मानते हैं, काफ़ी युद्ध प्रिय होते हैं और युद्ध में मारे गए इवन एनिमीज को भी ये खा लेते हैं। इनके चेहरों को देखिए, ये एक स्पेशल टाइप का डांस है, काफ़ी इनका डांस देख करके आपको डर लगे। जो मेन चीज़ इनके लिए है, जिसके लिए हमेशा न्यूज़ में रहते हैं, वो एक कापा हाका करके एक इनका डांस होता है, जो कि ट्रेडिशनल मौरी परफॉर्मेंस आर्ट है। और इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं। इसमें एक हाका डांस होता है जो कि काफ़ी पोस्चर्स होते हैं उसमें। उसके अलावा एक पोई डांस होता है जिसमें कि रिंग्स, म्यूज़िक वगैरह ये सारी चीज़ें उसमें बजती रहती हैं। और लास्ट में वाइता करके, वाइता देखिए, वाइता ए रिंगा करके, वाइता करोरा करके एक ट्रेडिशनल चैंट होता है। उसके बाद से फिर एक्शन सॉन्ग्स भी होते हैं। खासकर ये डांस इसलिए फेमस है, ये जो अभी आपने यहाँ पे देखा, ये डांस का ही ये है। ये डांस इसलिए इनका फेमस है कि जब दो राइवल ट्राइबल माओरी पीसफुल पर्पस से एक साथ मिलते हैं तो एक दूसरे को डराते हैं, चेहरे बनाते हैं, हथियार दिखाते हैं और युद्ध से ललकारते हैं और इस तरह से एक दूसरे का वेलकम करते हैं, तो इसलिए ये फेमस है। नेक्स्ट हम जानेंगे उइगुर्स के बारे में। अब उइगर जो हैं, इनके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर जो है ये चाइना के, आप देख सकते हैं कि ये जो चाइना का जिनजियांग वाला प्रोविंस है, जिनजियांग का, यहाँ के एथनिक माइनॉरिटी है। और चाइना में लगभग आप पाएंगे कि लगभग 55 टाइप की एथनिक माइनॉरिटीज़ हैं, उसमें से ये एक है। इनके वेशभूषा को देखिए, ये खासकर टर्की मूल के लोग थे, इनफैक्ट हैं। और जो पहले और कई सारे रिलीजन ये मानते थे, जैसे समानी हो गई, टेंगरी हो गया, मनीषी हो गया, बौद्ध हो गया, उसके अलावा ईस्टर्न चर्च की भी ये पूजा करते थे। तो ये, लेकिन बाद में बहुत सारे जो हैं वो इस्लाम में कन्वर्ट हो गए और ज़्यादातर इनमें जो है सुन्नी मुसलमान हैं। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि चाइना में बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से इनको एक री एजुकेशन सेंटर बनाकर इन्हें इस्लामिक आतंकवाद से अलग करने के लिए इन पर अत्याचार किया जाता रहा है। इन्हें अपना धर्म मानने की इजाज़त नहीं है, रमज़ान के महीने में ये अपना व्रत नहीं रख सकते हैं। और जो एक बार इन री एजुकेशन सेंटर्स में चल गया, जो कि खासकर जिनजियांग प्रोविंस में है, तो एक बार जो री एजुकेशन सेंटर में इनके बीच से कोई उइगर चला गया तो कब आएगा कि नहीं आएगा, उसकी कोई भी गारंटी नहीं होती है। इवन चाइनीज़ गवर्नमेंट वहाँ पे, जो खासकर हान प्रजाति के लोग हैं, वो ये मानते हैं कि इनके बीवी बच्चों को भी मतलब डी रेडिकलाइजेशन होना है, इसलिए बहुत ही घिनौने तरीके से एक एक मिलिट्री या फिर ऐसे सिक्योरिटी ऑफिशियल को उनके बीवी बच्चों के साथ उनके फैमिली में रख देते हैं। इनके बच्चों को क्रेच में भेजा जाता है और सारा ये चीज़ है इनको इस्लाम से अलग करने के लिए, इसलिए ये खासकर न्यूज़ में है। उसके बाद से हम जानेंगे रोहिंग्यास के बारे में। इनके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे इंडिया में ज़्यादातर कभी कभी इनके बारे में बातें उठते रहती हैं, खासकर जब अभी जो ये बातें हो रही थी CAA और NRC को लेकर के, उसमें भी रोहिंग्यास का ये आया था। ये खासकर आप पाएंगे कि म्यांमार के, ये जो म्यांमार वाला हिस्सा है, यहाँ के रखाइन स्टेट के रहने वाले थे, रखाइन स्टेट के। लेकिन 1940s में जो इन्होंने वेस्टर्न बर्मा में एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलाया, जब पाकिस्तान मूवमेंट चल रहा था, तो उस समय इन्होंने कोशिश की कि ईस्ट पाकिस्तान, जो अभी का बांग्लादेश है, उसमें इन्होंने कोशिश की थी कि रखाइन स्टेट को मिला दिया जाए अभी के बांग्लादेश में, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। उसके बाद म्यांमार सरकार ने क्रैकडाउन किया इनके ऊपर, और उस क्रैकडाउन की वजह से जो अत्याचार हुए, उसकी वजह से ये थाईलैंड और बांग्लादेश में खासकर जो चिटगांव वाला एरिया है वहाँ पे आकर के बस गए, और बहुत सारी इनकी एक पॉपुलेशन जो है वो थाईलैंड में भी चली गई। इनमें से बहुत सारे हमारे भारत में भी हैं, दिल्ली में, और आपके जो नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके हैं वहाँ पे, जो वेस्ट बंगाल वाला इलाका है वहाँ पे, तो इन सारी जगहों पे भारत में भी हैं, जम्मू कश्मीर तक ये पहुँच। और आप पाएंगे कि 1982 के जो म्यांमार लॉ एक बना था, वहाँ पे सिटीजनशिप देना खासकर इन रोहिंग्यास को एकदम बैन कर दिया गया था कि भले ही ये रखाइन स्टेट के हैं नहीं हैं, गवर्नमेंट उसको कंसिडर नहीं करती है और इनको सिटीजनशिप नहीं दी जाती है। UN इन्हें सबसे ज़्यादा अत्याचार जिन पे हुआ है वो माइनॉरिटीज़ इनको UN मानती है। UN का मानना है कि म्यांमार में इनकी सिस्टमेटिक जेनोसाइड हुई है। कई जगहों पे ऐसा पाया गया कि ग्रुप वाले कब्रें भी देखने को मिली हैं।
ये कौन सी भाषा बोलते हैं? रोहिंग्या भाषा बोलते हैं, जो कि इंडो आर्यन ग्रुप की ये भाषा है। और ज़्यादातर ये सुन्नी मुसलमान हैं और लगभग कुछ एक जो है मतलब 2.5% टाइप वो आपके हिंदू हैं रोहिंग्या, और 5.5% टाइप ये क्रिश्चियन है। उसके बाद हम जो नेक्स्ट जानेंगे वो है अहिकुंतक और तेलुगु ट्राइब। अही का मतलब यहाँ पे सर्प से होता है। इनको देख के ही आपको लग रहा है कि ये स्नेक चार्मर हैं, या फिर आप इनको सपेरे कह सकते हैं। अहिकुंतकों के बारे में एक खास बात है कि ये श्रीलंका में रहते हैं, लेकिन जो भाषा ये बोलते हैं वो है तेलुगु। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट की या फिर आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की एफिनिटी इनके साथ है। माना जाता है कि हजारों सालों पहले जो श्रीलंका पे जो राजा था वो तेलुगु ही मतलब तेलुगु बोलता था, तो ये उसके प्रजाति के लोग हैं। अब इनके बारे में वहाँ पे इनको श्रीलंकन जिप्सी या फिर कुरावांस भी इनको कहते हैं। अपने जीवन यापन ये कैसे चलाते हैं? लोगों का भविष्य बता के और सांप का खेल दिखा करके, बंदरों का, कुत्तों का खेल दिखा करके अपना जीवन यापन चलाते हैं। मैंने अभी आपको बताया, चूँकि तेलुगु बोलते हैं इसलिए आंध्रा गवर्नमेंट को या इंडियन गवर्नमेंट को इनके साथ एफिनिटी है। इन्होंने कुछ मानव विज्ञानी वहाँ पे भेजे हैं श्रीलंका में, क्योंकि इनकी जनसंख्या धीरे धीरे घटती जा रही है, इसके बारे में पता करने के लिए। नेक्स्ट हम जानेंगे बदूइयों के बारे में। अब ये जो बदूइयों हैं, आप पाएंगे कि खासकर जो है हमारा सिनाई पेनिनसुला, ये वाला हिस्सा, यहाँ पे ये पाए जाते हैं। और ज़्यादातर जो इनकी पॉपुलेशन है वो आप पाएंगे कि सीरिया में है, उसके बाद से सऊदी अरेबिया में है, जॉर्डन में है, और इजिप्ट में इनकी पॉपुलेशन पाई जाती है। ये खासकर अरबी डेजर्ट में पाए जाने वाले लोग हैं, और डेजर्ट में ही इनका जीवन यापन होता है, और अधिकतर अरबी तरह की भाषाएं बोलते हैं, और अलग अलग जहाँ पे भी हैं वहाँ की भाषाएं ये बोल लेते हैं। ज़्यादातर इसमें से इस्लाम को मानते हैं, कुछ एक क्रिश्चियन भी हैं। इनको आप देख करके समझ सकते हैं, इनके पास, कईयों के पास गन्स हैं। इसका मतलब कि ये हथियारों की ट्रेडिंग करते हैं या फिर हथियारों को हमेशा अपने साथ रखते हैं। कैमल्स पे ये सवार हैं। इससे साफ बात ये होती है कि अधिकतर या तो कैमल्स को ये पालते होंगे। तो आप इनके बारे में बेहतर तरीके से जानिए कि इनका मेन जो जीवन यापन है वो लाइव स्टॉक मतलब जानवर, उनकी हर्डिंग से, चाहे वो बकरी हो, भेड़ हो या फिर कैमल्स हो, ऊँट हो, उनसे ही बदायूंओं का जीवन चलता है। ये उनके मीट खाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स खाते हैं और वूल्स वगैरह को भी बेचते हैं। मैक्सिमम फूड जो ये खाते हैं बदायूं, उसमें डेयरी प्रोडक्ट लगभग होता ही होता है। कैमल को ये मानते हैं कि ये भगवान का गिफ्ट है। अधिकतर जब भी इनके यहाँ पे शादियाँ होती हैं या फिर रिलीजियस फेस्टिवल होते हैं तो वहाँ पे कैमल रेस होनी ही होनी है। ओरल पोएट्री को बदायूंओं में बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है, और ख़ासकर अगर इनके बीच से कोई कवि होता है तो उसका इनके समाज में बहुत ही इज्जत होता है। इनके बारे में मैं बहुत ही खास बात बताऊं कि 2012 में जब इजिप्ट के रेवोल्यूशन हुआ था तो वहाँ पे जो बॉर्डर है वहाँ से ये वेपन्स की सप्लाई करते थे, बट बाद में वहाँ की मिलिट्री ने जब इनके ऊपर फोर्स किया तब जो है धीरे धीरे ये रुक गए। मतलब कि पूरे जो आप अरब के डेजर्ट पाएंगे, अगल बगल की कंट्रीज पाएंगे, वहाँ पे आपको ये बदायूं मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो हम जानेंगे वो है हमोंग। ये खासकर आप देख सकते हैं ये मोंगोलाइट स्टॉक के लोग हैं, और सिर पे खासकर एक तरह का कुछ टोपी टाइप की पहनते हैं जो जिसमें झालर लगे होते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये चाइना के येलो रिवर के आसपास के नेटिव हैं, और जो खासकर ये किन इलाकों में पाए जाएंगे तो सदर्न चाइना वाला हिस्सा हो गया, आपको ये वियतनाम हो गया, और लाओस में मुख्यतः ये पाए जाते हैं। और ये खासकर जो भाषा बोलते हैं उनको हम कहते हैं हमोंग। हमोंग इनकी भाषा भी है, और जो कि मतलब मियाओं से मिलती जुलती है। ये इसमें खासकर जो लोग हैं वो बुद्धिस्ट हैं, क्रिश्चियन हैं, या फिर कुछ एक शमानिज्म को मानते हैं। 2007 से ही ये अनरिप्रेजेंटेड नेशन एंड पीपल ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं, जिनको कि UNPO कहा जाता है। अब इनका लाओस और वियतनाम में जो खासकर इनमें क्रिश्चियनिटी को मानते हैं या फिर एनिमिज्म रिलीजन को मानते हैं। एनिमिज्म रिलीजन के बारे में मैंने आपको बताया था कि ऐसे लोग जो कि चीज़ों को या फिर जगहों में मानते हैं कि वहाँ पे स्पिरिट होती है और उसकी उपासना करते हैं, उनको एनिमिस्ट कहा जाता है। तो जो क्रिश्चियन हैं या फिर एनिमिस्ट हैं, उनका लाओस और वियतनाम में बहुत बुरी तरीके से वहाँ की गवर्नमेंट ने प्रोसिक्यूशन कराया है, और
बिना मतलब के पुलिस अरेस्ट हो गया, मिलिट्री अटैक हो गया, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हुई, इनके साथ होती रहती है और इसके मामले लगभग सामने आए हैं। नेक्स्ट है याओ। याओ जो है, खासकर ये भी इनके चेहरे को देखिए, ये मंगोलॉयड स्टॉक के ही आपको लोग दिख रहे हैं, जो कि आप चाइना में और कुछ एक वियतनाम में, लाओस में, थाईलैंड में, इन सारे जगहों पे ये पाए जाते हैं। जो भाषा बोलते हैं उसको ये मैओनिक भाषा बोलते हैं, मैओनिक लैंग्वेज है ये। या फिर जो वियतनाम में है वो वियतनामी बोलेंगे, और जो चाइना में है वो मंदारी चाइनी भाषा बोलते हैं, कुछ एक इंग्लिश भी बोलते हैं। जो इनका रिलीजन है उसको याओ फोक रिलीजन होता है, उसको ये मानते हैं, और कुछ एक तो इसमें बौद्ध भी हैं। पैट्रिलिनियल सोसाइटी में विश्वास करते हैं, पैट्रिलिनियल सिस्टम में, जिसमें पिता का अधिकार होता है और यूजुअली मर्दों का राज होता है। हजारों सालों से ये लोग चावल का कल्टीवेशन करते आए हैं, और कुछ एक अब धीरे धीरे इसमें से शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी करते हैं। मतलब एक जगह की खेती काटी, वहाँ पे अपना प्रोड्यूस किया, जब वहाँ पे धीरे धीरे प्रोडक्शन कम होने लगा तो वहाँ से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गए जंगलों में। तो लाओस के सिविल वार में इन्होंने यूएस फोर्सेस की बहुत ज़्यादा मदद की थी, और 10वें महीने में, 10वां जो लूनर मंथ होता है, तो हर एक साल ये पानमेंग नाम का एक फेस्टिवल मनाते हैं, और ये इसके लिए काफ़ी फेमस है और न्यूज़ में रहते हैं। इस तरह से आपने सारी इंटरनेशनल ट्राइब्स जो कि प्रोमिनेंट हैं और न्यूज़ में हैं उनके बारे में जाना। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ यूपीएससी के 3-4 प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के बारे में। हमने लेक्चर 1 में भी डिस्कस किया था, इसमें भी 2-4 हम कर लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी 2019 में पूछा गया एक क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारे पास 3 कथन है, एक एक करके मैं इन कथनों को पढ़ता हूँ। सबसे पहला जो कथन है कि जो नया इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 का एक अमेंडमेंट आया है, उसमें जो भी फॉरेस्ट में रहने वाले लोग हैं उनको ये अधिकार है कि फॉरेस्ट एरिया में जो भी बैम्बूज के ट्रीज हैं, बैम्बूज ट्रीज, ये बिल्कुल ही इसमें खास बात कही गई थी कि बैम्बूज को ट्रीज के चीज़ों से निकाल दिया गया, उन बैम्बूज को जो कि जंगल में नहीं होते हैं। तो जंगल में नहीं, मतलब फॉरेस्ट एरिया, नॉन फॉरेस्ट एरियाज की बात इसमें कही गई थी, इसलिए ये स्टेटमेंट ही हमारा गलत है। 2 स्टेटमेंट बाकी और हम देखेंगे कि अगर हम शेड्यूल्ड ट्राइब्स या फिर जितने भी ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, फॉरेस्ट के अंदर रहने वाले लोग हैं, उनके ऊपर जो रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 लगता है, उसके हिसाब से बैम्बू जो है एक माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। तो मैं आपको बता दूं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होते हैं। वैसी चीज़ें जिनको भी फॉरेस्ट ड्वेलर या फिर वहाँ पे रहने वाली ट्राइब्स यूज़ कर सकती हैं, जैसे फॉरेस्ट के ट्रीज हो गए अपने घर के सामानों के लिए, थोड़ा सा, मतलब बहुत ज़्यादा कॉमर्शियल यूज़ के लिए नहीं, या फिर अगर बैम्बूज हैं तो उसका लेकर के अगर छोटे मोटे वो फर्नीचर्स वगैरह बनाते हैं छोटे मोटे ट्रेड्स के लिए, तो ये सारी चीज़ें, या फिर हनी हो गया, फ्रूट्स हो गए, इन सारी चीज़ों का इकट्ठा होना और उसको बेचना, ये सारी चीज़ें माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में आती हैं, जो कि फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 से परमिटेड हैं। बैम्बूज उसका एक हिस्सा है। तो ये हो गया। दूसरा, जो भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं या फॉरेस्ट में रहने वाले लोग हैं, उनको फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के हिसाब से ये अधिकार दिया जाता है कि वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस को, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को बेच सकते हैं। तो ये बिल्कुल ही, ये भी सही है। इसका मतलब कि पहला अगर 1 गलत हुआ तो हमारा ए ये गलत हो गया और डी गलत हो गया, और 2 और 3 हमने देखा कि 2 और 3 दोनों सही है, मतलब 2 और 3 हमारा आंसर, मतलब ऑप्शन बी जो है वो सही है। नेक्स्ट हम जानें कि मेघालय के जो रूट ब्रिज हैं उनको किस कम्युनिटी बनाती है, कौन सी कम्युनिटी जो है उसको बनाती है। हमारे पास ऑप्शन है ए गारो एंड नार, बी खासी एंड जंतिया, सी बोई एंड वॉर, और डी खासी एंड नार। ये यूपीएससी 2017 का पूछा गया क्वेश्चन है। आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, अगर आपने पीछे पढ़ा है नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइब्स के बारे में, उसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि हम, मतलब पूरे स्टेट की एक लिस्ट है, उसको आपको बुक्स से पढ़ना होगा कि किस स्टेट में कौन कौन से लोग पाए जाते हैं, उनकी आदतें क्या क्या हैं। एक नॉर्मल मोटा मोटी आप उसको बहुत ध्यान से पढ़ सकते हैं। आप जानेंगे कि गारो, खासी और जयंती, चूंकि यहाँ मेघालय की बात हो रही है, तो मेघालय में मतलब अगर आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएं तो पहले गारो पड़ता है, उसके बाद खासी पड़ता है, और उसके बाद जयंतिया ये पड़ती है। ये 3 हिल्स पड़ते हैं। तो खासी के ईस्टर्न साइड में और जयंतिया हिल के
वेस्टर्न साइड में, मतलब इस बीच में ये खासी और जयंतिया ट्राइब्स जो हैं, खासी और जयंतिया ट्राइब्स के नाम पे ही इनको खासी और जयंतिया हिल्स का नाम दिया गया है। तो ये पाई जाती हैं। यही लोग क्या करते हैं, वहाँ पे एक रबर फिग ट्री होता है, काफ़ी बड़ा बड़ा होता है और उसके रूट जो होते हैं बाहर निकले होते हैं। तो जहाँ से भी, जो कि मेघालय में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कहीं कहीं पे हो सकता है कि छोटे मोटे नाले, बरसाती नाले टाइप निकल आते हैं और वो हमेशा सालों भर बहते रहते हैं। तो ऐसे नालों के ऊपर से ये लोग क्या करते हैं कि जो फिग ट्री होता है उसके जड़ों को, लाइव रूट्स को एक दूसरे में फंसा करके और कहीं कहीं बैम्बू से सपोर्ट करके, फ्रेम्स उसको दे करके, जब तक कि वो एक आदमी का वेट ना ले ले तब तक उसको ये बनाते जाते हैं। उसके बाद उसको ऑटोमेटिकली आपस में ब्लेंड होने देते हैं, धीरे धीरे वो एक लाइव रूट ब्रिज बन जाता है। और ये खासकर कौन से लोग करते हैं, खासी और जयंतिया, इसलिए हमारा खासी और जयंतिया ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। हम देखेंगे तीसरा है यूपीएससी 2014, मतलब कि आप देखिए कि प्रेसिडेंस 19 में भी आया, 17 में भी आया और 14 में भी किस टाइप के क्वेश्चन आते थे। तो ये चीज़ें रिपीट भी हो सकती हैं, इनको हम बिल्कुल ही ध्यान से देखेंगे कि एक ट्राइब है और कुछ कम्युनिटीज़ या मतलब ट्राइब्स हैं, वो क्या करती हैं कि जितने भी फ्रूट बियरिंग ट्रीज़ हैं, मतलब फल लगने वाले वृक्ष, तो इनका एक फेस्टिवल होता है। उस फेस्टिवल में पूरा एक महीने का फेस्टिवल होता है। उसमें ये कम्युनिटीज़ क्या करती हैं कि जितने भी फ्रूट बियरिंग ट्रीज़ के छोटे छोटे सैपलिंग्स या पौधे लगाते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है, देखिए ये कौन कौन सी कम्युनिटीज़ या ट्राइब्स हो सकती है। हमारे पास ऑप्शन है भूटिया एंड लेप्चा, गोंड एंड खुरकू, इरुला, अरिड, टोडा और सहारिया और अगरिया। इनके बारे में अगर हम ध्यान से पढ़ते कि किस किस स्टेट में कौन कौन सी ट्राइब्स पाई जाती हैं, तो वहीं से हमें पता चलेगा। भूटिया और लेप्चा, लेप्चा खासकर से हमारे सिक्किम में पाए जाते हैं, मोंगोलाइड स्टॉक के होते हैं और तिब्बतो मोंगोलाइड हैं, ये हमने पढ़ा था। भूटिया जो हैं ये नेपाल और सिक्किम में ये पाए जाते हैं। वहाँ पे आप खासकर जानेंगे सिक्किम वाले इलाकों में लगभग जो हमारे फ्रूट बियरिंग ट्रीज कम होते हैं, इसलिए ये लोग सेपलिंग भी कम लगाते हैं और लगभग ये इसमें आते ही नहीं इस दौर में। उसके अलावा गोंड और खुरकू, गोंड बिल्कुल ही मध्य प्रदेश और कुछ एक जो है आपके इधर छत्तीसगढ़ वाले इलाकों में काफ़ी बहुतायत से पाए जाते हैं। वैसे बहुत मतलब उड़ीसा में भी पाए जाएंगे, दूसरी जगहों पे भी ये पाए जाते हैं, लेकिन गोंड काफ़ी ज़्यादा मतलब वनों में रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा जागरूक होते हैं कि फ्रूट बियरिंग ट्रीज लगाने में, इसलिए गोंड भी है। और वैसे ही खोरकू है, खोरकू भी है, हमारे मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं, ये लोग भी फ्रूट बियरिंग ट्रीज लगाते हैं। तो ये ऑप्शन एक हम रख लेते हैं स्टार करके। उसके बाद हम चलेंगे इरुला, अरिड, टोडा। ये तीनों ही जो हमारे नीलगिरी हिल्स हैं, नीचे के साइड में आपका जो केरला और वाला साइड है, वहाँ पे ये लोग पाए जाते हैं और ये लगभग फ्रूट बियरिंग ट्रीज नहीं लगाते हैं। सहारिया और अगरिया को हम जाने तो सहारिया थोड़ा सा एमपी में और राजस्थान में, इन इलाकों में पाए जाते हैं। अगरिया जो है हमारे गुजरात वगैरह हिस्सों में पाए जाते हैं और ये लोग भी फ्रूट बियरिंग ट्रीज नहीं लगाते हैं और इनका इस टाइप का कोई फेस्टिवल नहीं होता। तो हमारा सही ऑप्शन है गोंड एंड खुरकू। और सबसे लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन यूपीएससी 2013 में आया हुआ है, मतलब कि देखिए हर एक साल लगभग ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। 17 में, 19 में, हो सकता है कि बिल्कुल ही इस जब 19 में पूछा गया इस साल बिल्कुल ही ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हम देखेंगे कि नीचे दिए गए पेयर्स कौन कौन से हैं, ट्राइब्स दिए हैं, स्टेट दिए हैं, उनका पेयर सही है या नहीं ये हमें देखना है। हम जानेंगे लींबू। लींबू जो है वो सिक्किम में पाए जाते हैं, बिल्कुल ही ये आंसर सही है। तो एक तो हमारा ए सही है। कार्बी हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। कार्बी आंगलोंग नाम से जो एक क्षेत्र है जहाँ पे कार्बी लोग पाए जाते हैं, वो खासकर आपको आसाम में होता है, इसलिए ये वाला ऑप्शन जो है 2 जो है बिल्कुल ही गलत हो गया। वैसे ही डोंगरिया कोंड काफ़ी फेमस रहे हैं। ये लोग इसलिए भी फेमस हैं कि उड़ीसा में एक जब वेदांता रिसोर्सेस की एक यूके बेस्ड कंपनी थी, वो क्या करती थी कि यहाँ पे माइनिंग करने वाली थी, जिसके लिए इन्होंने काफ़ी लंबे समय तक प्रोटेस्ट किया और लास्ट में इनको जीत मिली और उस चीज़ को रोक दिया गया। उड़ीसा के ही हैं, बिल्कुल ही हमारा सही है। 4 हम जानेंगे कि यहाँ पे नाम लिया गया है कि बोंडा तमिलनाडु में। तो बोंडा तमिलनाडु में लगभग नहीं पाए जाते हैं, बोंडा भी लगभग उड़ीसा वगैरह ही वाले इलाकों में पाए जाते हैं। तो ये वाला ऑप्शन जो है ये हमारा गलत हो गया। तो आपने देखा 2 और 4 गलत हो गया, तो 2 और 4 जिसमें जिसमें है हम उसको काट देंगे। तो हमारा क्या हो गया, बी में भी 2 4 है, सी में भी 2 4 है और डी में भी 4 है हमारा। तो ये तीनों हमारे गलत हो गए। तो इस तरह हमारा ऑप्शन जो है
ए 1 एंड 3 बिल्कुल ही सही हो गया। इस तरह से हमने जाना क्या क्या प्रेसिडेंसेस रहे हैं। तीनों लेक्चर्स को आप बिल्कुल ही ध्यान से देखिए। मैंने लेक्चर 1 में भी क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, उसके बाद से हमने सारी चीज़ें जानी है कि ट्राइबल्स लोग होते कौन से हैं, क्या क्या रेसेस होती हैं और सारी चीज़ें उनके बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, उनके सेफगार्ड को कैसे इंश्योर किया जाता है। उसके बाद हमने जाना है कि इंडिया में कौन कौन सी ट्राइब्स पाई जाती हैं जो स्पेशली इंपॉर्टेंट हैं, पीबीटीजीज क्या है, डीनोटिफाइड ट्राइब्स क्या हैं, हमारे यहाँ अंडमान निकोबार में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं उनके बारे में हमने जाना, और कुछ एक इंटरनेशनल ट्राइब्स के बारे में जाना कि वो कौन कौन सी होती हैं, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के बारे में जाना। आई होप कि ये पूरी जो सीरीज़ है आपको बहुत ही पसंद आएगी। देखिए इसको। थैंक्स। जय हिंद।